को दिल का दौरा पड़ा, हम लोग अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर भी वहाँ सफल नहीं हो पाए और 18 तारीख शाम होते होते कॉमरेड BM ने हमसे गिरा और कॉमरेड विनोद मिश्रा को लेकर के लखनऊ से बनारस होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश से फिर पूरे शाहबाद होते हुए हम लोग जिला स्कूल मैदान में पहुंचे और जहां सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के नहीं संकल्प दिवस के रूप में पूरी पार्टी मनाती है। और आज भी हम लोग तो यहाँ पटना में बड़े पैमाने पर मिले हैं, लेकिन देश के और उस लड़ाई में जीत हासिल कर सके, इसके लिए संकल्प लेने के लिए बोला है। कॉमरेड BM की जिंदगी से सीखने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए हम यहाँ आए। आप देख रहे हैं कि बहुत लंबी जिंदगी को नहीं मिली थी। भगत सिंह को भी बहुत छोटी जिंदगी मिली थी, कम उम्र की, उससे कुछ ज्यादा, लेकिन बस 50-51 साल की जिंदगी कॉमरेड विनोद मिश्रा की थे उत्तर प्रदेश के, और पढ़ने के लिए आ गए थे पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर में, जो हमारे देश के इस्पात नगरी है, बड़े स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है दुर्गापुर, और वहीं पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आए थे। और दार्जिलिंग में किसानों में दस्तक दे दी क्रांतिकारी विभाग के साथ, और देखते ही देखते पूरे देश में एक क्रांतिकारी विभाग खड़ा हो गया। आज ये लोग किसी नक्सलवादी के नाम पर, मोदी जी कुछ लोगों को कह देते हैं कि अर्बन नक्सल है, कुछ हमारे कवियों को, लेखकों को कहते हैं कि कलमधारी नक्सल है। नक्सलवादी जब हुआ तो आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक जन आंदोलन था। जिस जन आंदोलन में नहीं थे, आते हैं वो पूरे दार्जिलिंग के 4 लाख के मजदूर, आदिवासी, दलित, भूमिहीन, गरीब किसान से लेकर के कलकत्ता शहर के तमाम विश्वविद्यालय के छात्र, नौजवान, अध्यापक, और सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि बंगाल से बिहार होते हुए दिल्ली और उधर पूरे उड़ीसा से दक्षिण की ओर पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ एक बड़ा क्रांतिकारी जन विभाग था। और उस विभाग के बाद कॉमरेड BM ने ये संकल्प ले लिया, उनकी जिंदगी बदल गई कि हमें इंजीनियर अगर बनना है तो इंजीनियर किसी पूंजीपति के लिए उत्पादन करने के लिए नहीं बनना है, बल्कि एक नए समाज के निर्माण करने के लिए एक इंजीनियर बनना है देश के। आज जब हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, समाज को बदलने की बात नहीं करते, वो जो बना बनाया समाज है उसी में थोड़ा बहुत उसके कुछ ठीक ठाक करके इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। लेकिन इंजीनियर का तो काम है नया निर्माण करना, नया समाज बनाना, समाज में बदलाव लाना। ये उन्होंने संकल्प ले लिया। आपको पता है 67 में नक्सलवादी का उभार, और 2 साल के अंदर 69 में पार्टी बनती है CPI-ML, और पार्टी बनने के तुरंत बाद पूरे देश में एक तरफ अगर पूरे आग की तरह ये क्रांति का उभार ये फैल जाता है, और दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार, इस देश के शासक वर्ग, वो इस पूरे उभार को कुचलने के लिए, इस नई पार्टी को खत्म करने के लिए पूरा दमन ढाना शुरू कर दिया। हमारी जो पहले पीढ़ी के जो चारू रजूल्लाह पार्टी के संस्थापक महासचिव 1972 के 28 जुलाई कलकत्ता शहर में पुलिस की हिरासत में उनकी हत्या हो जाती है। हमारे पार्टी के उस दौर के बड़े नेता कॉमरेड सरोज दत्त, जो पश्चिम बंगाल के पार्टी के सचिव थे और बहुत बड़े कवि, बड़े लेखक थे बंगाल के,
1971 में ही उनकी हत्या कर दी जाती है एक दिन सुबह 5 अगस्त को। और आज भी किसी सरकारी रिकॉर्ड में अगर देखिएगा तो कहेंगे कि वो लापता है। जैसे आज पूरे देश में कई जगह हम देखते हैं, कश्मीर में चले जाइए तो हजारों की तादाद में जिनकी हत्या कर दी गई वो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लापता लोग हैं। तो ये प्रयोग भी हमारे नेताओं के साथ शुरू हुआ इस देश में। जेल में एनकाउंटर, जेल में डाल दो और जेल से कोई बाहर निकल रहे हैं अगर तो बाहर निकलकर गोली मार दो। ये एनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़, इसकी भी शुरुआत उसी दौर में हुई। तो वो जो दौर था, इस दौर के बारे में आपने सुना कि किस दौर में उस धक्के के बीच में, उस दमन के बीच में कॉमरेड विनोद मिश्रा ने, कॉमरेड स्वदेश जी ने, कॉमरेड जौहर ने, उस दौर के हमारे तमाम नेताओं ने पार्टी को जिंदा रखने के लिए, पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की। और आज इसी का परिणाम है कि भाकपा वाले आज देश के कम्युनिस्ट आंदोलन में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने में जहां भी लाल झंडा है, जहां भी दलितों की लड़ाई है, दलितों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, दलित कुछ लोगों की आवाज जहां भी सुनाई पड़ती है, उस आवाज में हमेशा भाकपा वाले उसके साथ साथ है। तो शुरुआती जो दौर था 70 का दशक, उस दौर में पार्टी को खड़ा रखने की लड़ाई चली। और आज से 5 साल पहले इसी 18 दिसंबर को हमने आरा में, और जैसे पटना में हम मिले हैं, आरा में हमने एक क्रांति पार्क का निर्माण किया। बहुत सारे साथी उस कार्यक्रम में भी शामिल रहे होंगे। उस क्रांति पार्क में जहां मास्टर जगदीश, साथी राम नरेश जी, रामेश्वर यादव, कॉमरेड बीएम, कॉमरेड जौहर, हमारे उस दौर के तमाम नेताओं की वहां मूर्ति है। ये वो दौर था पार्टी को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और उसी दौर से आगे बढ़ते हुए 80 के दशक में हमने पूरे देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए इंडियन पीपुल्स फ्रंट बनाया। हमने चुनाव लड़ना शुरू, लेकिन बिहार में देखा, पूरे हिंदुस्तान में देखा कि माले ने जब तय किया कि हमें चुनाव लड़ना है तो चुनाव में परिदृश्य बदल गया, फर्क आ गया। क्योंकि माले उन लोगों की पार्टी है जिनके बारे में अम्बेडकर ने कहा कि बहिष्कृत भारत, जो हाशिए पर खड़े लोग, जिनका बहिष्कार किया जाता रहा है, जिनको हमेशा खदेड़ा गया हर जगह से, समाज से, अर्थव्यवस्था से, राजनीति से, अपने तमाम अधिकारों से वंचित, वो जो वंचित समाज है, बहुजन समाज है, बहिष्कृत लोग हैं, उनकी पार्टी जब यह तय करती है कि हमें चुनाव भी लड़ना है, तो तब बिहार में देखा कि इसका मतलब होता है कि जिनका वोट लूट लिया जाता था, जिनका वोट लूट लिया जाता था, जिनके वोट पर कब्जा कर लिया जाता था, जान की बाजी लगा करके दलितों ने वोट डाला और बिहार बदल गया। कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद आरा से सांसद बनकर के चले गए और उसके बाद दोबारा इस बिहार के अंदर किसी बूथ लूटरों की हिम्मत नहीं हुई, किसी सामंती ताकत की हिम्मत नहीं हुई कि बिहार के अंदर दलितों का वोट का लूट कर सके। या हमारे बिहार के अंदर तमाम गरीब के सामने वोट डालने का पूरा अधिकार हमने हासिल किया। तो हमने जब चुनाव लड़ना शुरू किया तो वो लड़ाई वो कोई खेल नहीं था। और उस लड़ाई का मतलब है कि गरीबों की दावेदारी बढ़ाओ, गरीब आगे बढ़ेगा, वंचित लोग आगे बढ़ेंगे, तभी समाज बदलेगा, तभी देश बदलेगा। और भाकपा वाले जैसे कोई कम्युनिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के मकसद यही है। हमारे अस्तित्व का और कोई मतलब नहीं है। कॉमरेड चारू मजूमदार ने कहा था कि जनता का हित ही पार्टी का हित है, और जनता का हित अगर पूरा करना है तो जनता के हाथ में अधिकार चाहिए, और जनता के हाथ में अगर अधिकार लेना है तो हमारे सारे अधिकारों पर कब्जा करके जो बैठे हुए हैं उनको उस कब्जे से बाहर किए बगैर हमारे हाथ में अधिकार नहीं आ सकता है। तो वितरी ताकतों को भगा करके ही हमें अधिकार अपने हाथ में लेना होगा। और यही लड़ते लड़ते 80 के दशक में, 90 के दशक के शुरू में आपने देखा कि बिहार में
झारखंड में पार्टी कैसे आगे बढ़ी। फिर हमने कहा कि कॉमरेड वीएन ने उसी दौर में हमें आगाह किया कि देश में एक बहुत खतरनाक विचार, एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति हमारे समाज में, देश में, राजनीति में प्रकट हुई है। और उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक फांसीवाद। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और देश में नई नीति आई, निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण। तो निजीकरण का मतलब क्या? ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में कोई निजी क्षेत्र नहीं था, वैसा तो नहीं है कि कोई टाटा बिरला नहीं थे, ऐसा नहीं है कि कोई पूंजीपतियों के सामने कोई मौका कम था। निजीकरण का मतलब हुआ कि जो कुछ भी उनको, अगर तुम एक कारखाना दोगे वो 10 कारखाने पर कब्जा करेंगे। और उसी रास्ते से आज ये अदानी आ गया है, जिसको हिंदुस्तान का हर हवाई अड्डा चाहिए, हिंदुस्तान का हर बंदरगाह चाहिए, हर रेलवे स्टेशन चाहिए, हर कोयला खदान चाहिए, देश की पूरी अर्थव्यवस्था, खेती बाड़ी, सब कुछ। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा कि उसी दौर में देश की विदेश नीति बदल गई। जिस समय बांग्लादेश हो रहा था 1971 में, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लोग, पूरे दौर में बांग्लादेश बना। अमेरिका को इस पूरे एशिया के हिस्से में हमने एक हद तक पीछे धकेला। लेकिन जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, हमने देखा कि हिंदुस्तान के शासकों ने तय कर लिया कि अब हमें तो बस अमेरिका का पिछले गुजर जाए, अमेरिका के साथ मिलकर चलना, अमेरिका जैसे चाहे वैसे हिंदुस्तान को चलाना है। और वही करते करते आज हम कहां पहुंचे हैं? फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में, छोटे से इलाके में जहां 25 लाख लोग हैं और पिछले 7 अक्टूबर से अभी तक 18,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। बमबारी हो रही है लगातार। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग लोग अस्पताल के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर, लेखक, कवि चुन चुन करके मारा जा रहा है निशाने पर लेकर के। तो लग रहा है कि लोग खत्म हो जाएंगे तो कौन मांग करेगा फिलिस्तीन? अब समझ लीजिए, जिस समय अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, जब वो दावा कर रहे थे कि अंग्रेजों का जो साम्राज्य है वहां सूरज कभी डूबेगा नहीं, तो वो हमारे देश में जालियांवाला बाग कर रहे थे। वो हमारे देश में आंदोलन को कुचलने के लिए निहत्थे लोगों को हजारों की तादाद में गोली मारकर हत्या कर रहे थे। आज हमारी जो विदेश नीति है, ये उसी 30 साल से बढ़ते बढ़ते, जो कमल गांधी जी ने भी कहा कि आप कमजोरों के साथ नहीं, आपकी नीति क्या है कि जो सताने वाले लोग हैं, उत्पीड़न करने वाले जो लोग हैं, हिंसा थोपने वाले जो लोग हैं, जान लेने वाले जो लोग हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे और उत्पीड़ितों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये हमारी विदेश नीति है। और तीसरा, उसी दौर में वो अडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे राम मंदिर के नाम पर। ये बिहार है, बिहार में उस रथ को रोका था। अडवाणी जी को भी उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, सड़क पर भी हम लोगों ने रोका और राज्य सरकार ने भी उनको रोका। लेकिन बावजूद इसके 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद के लोग शहीद थे। उनके तो नारे ही लग रहे थे कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो कॉमरेड विनोद मिश्र को मालूम था कि ये कोई एक मंदिर और मस्जिद का सवाल नहीं है। ठीक जैसे एक कारखाने से कोई अदानी संतुष्ट होने वाला नहीं है, कोई पूंजीपति संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको मुनाफे का पूरा पहाड़ चाहिए, पूरे मुनाफा की संपूर्ण लूट चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो सांप्रदायिक उन्मादी ताकते हैं, क्योंकि दरअसल उनके लिए कोई एक मंदिर का सवाल नहीं है, वो पूरे देश को बदल देना चाहते हैं, पूरे समाज को बदल देना चाहते हैं। और इसीलिए वो जो कानून बना था 1991 में, कानून एक बना था कि चलो अयोध्या एक अपवाद है, राम मंदिर का जो झगड़ा है उसको हम कोर्ट के जरिए देखेंगे
और बाकी हिंदुस्तान की आजादी के दिन 1947 के 15 अगस्त जो भी हमारे उपासना का, पूजा का, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, जहां जैसे था वैसे रहे। ये कानून बना था, आज भी वो कानून बना हुआ है, लेकिन इस कानून को भी हम बदल देना चाहते हैं ताकि सारे मंदिर मस्जिद जो भी हो खुल जाए उनके लिए। और जब जहां मर्जी, कभी मथुरा, कभी काशी, कर्नाटका में अभी कहते हैं कि वहां राम जन्मभूमि हो गया, अभी हनुमान का जन्मभूमि चाहिए, बजरंगबली के जन्मभूमि के नाम पर वहां चल रहा है। तो पूरे देश में इसका जन्मभूमि, उसका जन्मभूमि के नाम पर लगातार साल भर उनको ही काम करना है। तो कॉमरेड विनोद मिश्रा ने तीनों चीजों को देख लिया, इन तीनों चीजों को देख लिया कि ये जो आर्थिक नीति है, ये जो विदेश नीति है, और पूरे हिंदुस्तान की पहचान को मिटाने के लिए, बदलने के लिए ये जो सांप्रदायिक उन्मादी ताकत है, ये ताकत लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमने बिहार में ये देखा, बथानी टोला में जब जनसंहार हुआ तो उस जनसंहार के बाद कॉमरेड विनोद मिश्रा ने कहा कि भाई ये सिर्फ सामंती ताकत नहीं है, ये सामंती सांप्रदायिक साजिश है। और वो जो सामंती सांप्रदायिक साजिश का नंगा नाच, ताकतों का जो नंगा नाच हमने बथानी टोला में देखा, 6 साल बाद उसी को बड़े पैमाने पर हमने गुजरात में देखा, जिसको गुजरात का जनसंहार कहा। इसी दौर में 1992 के दिसंबर के महीने में पार्टी का 5वां महाधिवेशन था कलकत्ता में, और हमारी पार्टी जो इससे पहले खुले रूप में काम नहीं करती थी, तो पार्टी खुल करके सामने आई। खुलकर क्यों सामने आई? लड़ाई को तेज करने के लिए। ये जो ताकत है जो देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के, समाज से लेकर के, हमारी आजादी, हमारे संविधान, हमारा लोकतंत्र, हर चीज को बर्बाद कर देना चाहते हैं, कब्जा कर लेना चाहते हैं, इन ताकतों को पीछे धकेलने के लिए, इनको शिकस्त देने के लिए मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी चाहिए, लाल झंडे की पूरी ताकत चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। तो हम जहां वोट लूट की बात करते थे, वोट लूट की बात करते थे, आज तो हमारे संविधान का लूट हो रहा है, चुनाव आयोग का लूट हो रहा है, पूरे चुनाव का लूट हो रहा है। और तब ऐसी स्थिति में इस लोकतंत्र की लड़ाई को कौन लड़ेगा? इस संविधान की रक्षा की लड़ाई को कौन लड़ेगा? जिनको कदम कदम पर लड़ते हुए ही आगे बढ़ना पड़ा है, हिंदुस्तान के गरीबों को, हमारे पूरे बिहार के इन तमाम संगठन साथियों को हम ही लड़ेंगे, जो गुलामी के खिलाफ लड़ते हुए देश को आजाद किए हैं, जो लड़ करके हमने वोट डालने का अधिकार हासिल किया है। तो आज संविधान की हिफाजत करने के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए इस पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया अगर है, तो उस चुनाव प्रक्रिया में जनता की आवाज का कोई मतलब हो, इस बात की गारंटी करने के लिए यहाँ नहीं आ गया। तो साथियों, कॉमरेड विनोद मिश्रा ने पार्टी को जहां तक पहुंचा था उस दौर में, हमारे सबके सामने ये चुनौती थी कि उनके सपनों की पार्टी, तो हमें चारों वजनदार में भी आखिरी संदेश में ही कहा था कि पार्टी रहे, पार्टी जिंदा रहेगी। तो आज परिस्थिति अगर बहुत कठिन है, तो कल हमारे लिए अच्छी परिस्थिति भी आएगी। आज अगर लग रहा है कि बहुत अंधेरा है, आज अगर लग रहा है कि बहुत दमन है, बहुत इन लोगों का बोलबाला है, तो समय बदलेगा। और समय बदलेगा, पार्टी रहेगी, तो फिर क्रांति दस्तक देगी, और फिर तब उस समय हम देश के आगे बढ़ेंगे। तो हमने बिल्कुल इसी तरह से पार्टी को जिंदा रखा, आगे बढ़ाया, और आज हमारे सामने बिल्कुल ये स्थिति है। और ये स्थिति साफ है, बहुत साफ है। हमने कहा कि देश में व्यापक विपक्षी एकता चाहिए। पार्टी महाधिवेशन हमने किया, महाधिवेशन में भी हमने नीतीश जी को बुलाया, तेजस्वी जी भी आए, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब भी आए, तमिलनाडु से हमारे दलित नेता तिरुवल्लुवर भी आए। बात हुई कि व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण हो, और अच्छी बात है।
पटना में बैठक हुई, फिर बेंगलोर में बैठक हुई, फिर मुंबई में बैठक हुई, और अभी कल दिल्ली में हम सब लोग फिर मिलेंगे, इंडिया गठबंधन उसकी फिर बैठक होगी। ये एकता तो जरूरी है, एकता ठीक, लेकिन चुनाव में हमें क्या सिखाया, चुनाव में हमें क्या बताया। ये कर्नाटक का चुनाव है, कांग्रेस को अच्छी जीत मिली। तेलंगाना का चुनाव है, कांग्रेस को जीत मिली वहां। लेकिन ये 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बहुत जगह लोग कह रहे हैं कि चुनाव को लूट लिया गया। तो हमारे सामने बड़ा सवाल है कि चुनाव को अगर लड़ना है तो एक तरफ चुनाव लड़ने वाले वो तो लूटने वाले लोग, और लूटने के लिए वो चुनाव लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भी हमें बिल्कुल वैसी तैयारी रखनी होगी कि हर कीमत पर इनके इस पूरे लूट को शिकस्त देने के लिए हम तैयार रहेंगे, देश की हिफाजत करेंगे, तब जाकर हम चुनाव लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। और इसीलिए चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं, आर पार की लड़ाई में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, जनता की आवाज उसकी बुलंदी के लिए, संविधान की हिफाजत करने के लिए हम लोगों को तैयार होना। जो जनता के मुद्दे हैं, ये क्या चाहते हैं? जनता कह रही है कि हमारे मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। किसानों ने कहा, किसानों के लिए मुद्दे थे कि हमें फसल की सही कीमत मिले, MSP मिले, हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ ठोक दिया गया, लाभ दिया गया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो कर्ज का बोझ समाप्त हो, कर्ज से हमें मुक्ति मिले। तो किसान मांग रहे थे MSP, किसान मांग रहे थे कर्जा मुक्ति। मोदी जी ने क्या किया? कोरोना के दौर में उन्होंने नारा दिया कि आपदा को अवसर में बदल जाओ, और उन्होंने अवसर ढूंढ लिया। यही मौका है, यही मौका है। किसान परेशान है, पूरा देश परेशान है कोविड को लेकर के। इसी समय 3 कानून बना दो और पूरी खेती को अदानी के हाथ में, अंबानी के हाथ में दो। हिंदुस्तान के मजदूरों को थोड़ा बहुत अधिकार था, ट्रेन बनाने का हक है। 8 घंटा काम करेंगे 24 घंटे के दिन में, 8 घंटे का श्रम दिवस है। और ये कब बना, ये कानून कब बना? आजादी से भी पहले। और हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, सिर्फ संविधान नहीं लिखा। संविधान लिखने से पहले जब महाराष्ट्र में उस समय उनकी एक पार्टी होती थी, उस पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, मजदूरों की पार्टी थी। और उस पार्टी के सामने उन्होंने लक्ष्य रखा है कि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद, ये दोनों मिले हुए हैं और किसी एक के खिलाफ अकेली लड़ाई नहीं हो सकती है, दोनों के खिलाफ मिलकर के लड़ना होगा, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ठीक जैसे हम लोगों ने भी कहा कि ये ब्राह्मणवाद और सामंतवाद, पूंजीवाद, ये सबको एक साथ लेकर के लड़ना होगा। उसी दौर में ये सारे कानून बने, ट्रेड यूनियन करने का, ट्रेड मजदूरों को समय पर वेतन मिले, वेतन पाने का, 8 घंटे के श्रम दिवस का। अब इन कानूनों को भी बदला जा रहा है। और क्या ला रहे हैं? श्रम कोड। श्रम कोड का मतलब क्या है? श्रम कोड का मतलब है कि मजदूर गुलाम रहे। आजाद देश का हम कहेंगे कि आजाद हिंदुस्तान, लेकिन गुलाम मजदूर। आजाद हिंदुस्तान के गुलाम मजदूर वो काम करेंगे किसी पूंजीपति के लिए, और वो पूंजीपति जितना पैसा दे ना दे वही देकर उसको रहेगा। ठीक जैसे किसानों का मुद्दा, ठीक जैसे मजदूरों का अधिकार को छीन लिया। सेना में भर्ती होने वाले नौजवान, उनके साथ भी जबरदस्त धोखा हुआ। अग्निवीर 17.5 से 21 साल के नौजवान वो सेना में शामिल हो पाएंगे, लेकिन सिर्फ 4 साल में। ये अमर सिंह के लिए अब सेना में भर्ती होना संभव नहीं है, उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी। इन नौजवानों ने जब ये सवाल उठाया कि भाई ये बेरोजगारी खत्म करो, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है कि हमारी जो आवाज है इसको दबाओ कर, हमारी बात सुनो, मुद्दा है लोकतंत्र, ये तानाशाही नहीं चलेगी।
तो गठबंधन तो जरूरी है, लेकिन गठबंधन से भी ज्यादा जरूरी है जमीन पर जनता की बोलबंदी, जनता का आंदोलन, जनता की आवाज, और इसके बगैर हम निकल नहीं पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं, बिहार, लोग कहते हैं कि बिहार का मॉडल यही है। बिहार का मॉडल सिर्फ ये नहीं है कि समय समय पर गठबंधन बनता है। बिहार का मॉडल है कि समय समय पर और हमेशा ऐसा आंदोलन खड़ा होता है बिहार की धरती से, 74 का आंदोलन खड़ा होता है तो देश का आपातकाल खत्म होता है। इस बिहार से भोजपुर का आंदोलन खड़ा होता है तो सामनबाद उस पूरा किला ढह जाता है समझतियों का। इस बिहार से अगर नौजवान आवाज देते हैं तो पूरे देश के अंदर छात्र नौजवानों की गोलबंदी होती है। बिहार से आवाज उठती है महिलाओं के सम्मान के लिए, आजादी बराबरी के लिए, पूरे देश भर में आवाज जाती है। पूरे बिहार से अगर पूरे अरमानी के रक्त को रोका जाता है तो पूरे देश में ये संकट बनता है कि हम देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को पीछे धकेल देंगे, शिकस्त देंगे। यह है बिहार। इस राजनीतिक संकट का नाम है बिहार। इस राजनीतिक आंदोलन की ताकत का नाम है बिहार। और हम चाहते हैं कि ये बिहार का मॉडल है। यही मॉडल आज पूरे हिंदुस्तान में जो हमें व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण करना है, वो विपक्षी एकता इसी आंदोलन पर आधारित हो, और इस पूरे आंदोलन के जज्बे के साथ 24 के चुनाव को हम लोग लड़ना चाहते हैं। चलो हम लोग इसी बात को रखेंगे। दिल्ली में जो बैठक होगी, समय बहुत कम है और कम समय में इस कठिन लड़ाई को जीतना है। इसीलिए संकल्प के साथ हम लोग यहाँ आए इसीलिए। और 2024 निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित हो फांसीवाद के खिलाफ, जनता की जीत के लिए, फांसीवाद के खिलाफ, लोकतंत्र की जीत के लिए, गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई के लिए, गुलामी के खिलाफ आजादी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ आप तमाम साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।